स्वागत है आप सभी का जीएस ब्यूरो में। साथियों, आज हम एलटी जीआईसी की वैकेंसी आ ही गई है से संबंधित और टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस न्यू क्वेश्चंस इसमें हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में बहुत फायदेमंद होंगे। तो आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं विस्तार से। पहला क्वेश्चन जो कि सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्नाल्ड टैबनी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक अर्नाल्ड टैबनी द्वारा नहीं लिखी गई, हमें ये देखना है। तो डार्विनिज्म इन हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट, ये तीनों किताबें, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट, ये तीनों किताबें अर्नाल्ड टैबनी द्वारा लिखी गई हैं। अर्नाल्ड टैबनी द्वारा लिखी गई हैं। तो बचा हमारा एक ऑप्शन, ऑप्शन ए। ये जो है डार्विनिज्म इन हिस्ट्री जो है ना, ये लिखी गई है हमारी ये पुस्तक डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन, और इनके एक साथी थे अल्फ्रेड रसेल थे। इन्होंने ये मिल के दोनों लोगों ने लिखा था, लेकिन मुख्यतः जो है कि चार्ल्स डार्विन की ही पुस्तक इसको माना जाता है। तो जो है कि हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑप्शन 2, एक सेकेंड, ऑप्शन 2 नहीं, क्वेश्चन 2। मॉरिस डी मॉरिस के अनुसार 19वीं सदी में भारत का निरौद्योगीकरण एक मिथक है क्योंकि, इसमें से कारण बताने हैं, किस कारण की वजह से मिथक कह रहा है इसको। तो मॉरिस डी मॉरिस जो कि इनकी एक किताब है, क्या कहते हैं उस किताब का नाम है इंडियन इकोनॉमी इन द 19th century, a symposium, इनकी एक पुस्तक है। इन्होंने इसमें एक अवधारणा दी जिसमें कहा कि भारत में निरौद्योगीकरण हुआ ही नहीं है। जो भारत का निरौद्योगीकरण है उसको मिथक बताया है, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं उस निरौद्योगीकरण को मानते हैं। तो हमारा इसमें देखना है कि किस कारण से इन्होंने कहा ऐसा। तो इन्होंने कहा है कि जो हस्त उद्योग के पतन के सूचक आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है। इन्होंने ये कारण दिया है कि हस्त उद्योग के जो पतन के कारण थे वो आंकड़े हमको अपर्याप्त मिले, इस वजह से इन्होंने 19वीं सदी के निरौद्योगीकरण को नकार दिया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये वाला। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, 1855 का सहारनपुर कानून किससे संबंधित था? 1855 का जो कानून था सहारनपुर का, वो किससे संबंधित था, हमें ये देखना है। तो किससे था? प्रेस से नहीं था, राजस्व से था, राजस्व से था। ये सहारनपुर का कानून जो है ये राजस्व से संबंधित था। 1819 में हार्ट मैकेंजी के द्वारा, जो हार्ट मैकेंजी होता है, लिखने में दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, एक सेकेंड।
हाल्ट मैकेंजी, इन्होंने महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। तो इस महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है कि ये 1819 में, हाँ महलवाड़ी 1819 में, और 1822 में जो है 1822 में इसको कानूनी रूप दे देते हैं, कानूनी रूप दे दिया गया था। उसके बाद उस समय इसमें जो कर का प्रावधान था 80%, कर का प्रावधान इसमें 80% जो है कि वसूला जाता था, 80% कर वसूला जाता था। 1833 में इसमें एक थोड़ा सा बदलाव हुआ। 1833 में जो बदलाव हुआ, 1833 में इन्होंने क्या काम किया कि इसकी जो कर की दर थी इसको घटा दिए, घटाकर 66% कर दिया गया। फिर आता है ये कानून 1855 का, सहारनपुर का कानून। इसके थ्रू इन्होंने क्या काम किया कि 1855 में इन्होंने क्या काम किया कि इसकी जो कर की दर थी ना, इसको 50% कर दिया। जो कर की दर थी, कर की दर को 1855 में कर की दर को 50% कर दिया गया। यही जो है कि 1855 में इसमें सहारनपुर के कानून में था। तो ऑप्शन बी हमारा जो है कि राजस्व संबंधित ये कानून था, राजस्व हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा तीसरे प्रश्न में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था? तो किस बटालियन ने जो है कि बुरहानपुर का, ये जो है बुरहानपुर में विद्रोह किया था, किस बटालियन ने सर्वप्रथम किया था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है ये किससे संबंधित थी? 34वीं जो थी ये थी मंगल पांडे से संबंधित थी, बैरकपुर छावनी से ये संबंधित थी। ये मंगल पांडे से संबंधित थी, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। 19वीं, ऑप्शन बी जो है हमारा, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी ये सर्वप्रथम बुरहानपुर में जो है कि विद्रोह प्रारंभ करती है। तो कारण क्या था वहां पर बुरहानपुर में जो कि विद्रोह करने का जो कारण था, मुख्यतः उस समय जो उनकी इनफील्ड राइफल सिपाहियों को दी गई थी, उसमें ये अफवाह फैली थी कि गाय और सुअर की चर्बी के द्वारा जो है कि वो कारतूस बना हुआ है। तो उस कारतूस को तोड़ने के लिए ना मुंह से जो है कि खोलना पड़ता था। उसके बाद जो है कि इसके वजह से जो हिंदू लोग थे, चूंकि गाय का मांस वो नहीं खाते थे या फिर गाय को पवित्र मानते थे, और मुस्लिम सुअर का मांस जो है कि छू नहीं सकते थे। इस वजह से ये अफवाह फैल गई कि उस जो है कि जो राइफल के कारतूस हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी की बात जो है कि सामने आई है। इस वजह से बुरहानपुर में ये विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को दबा दिया गया, इस विद्रोह को वहां दबा दिया गया। लेकिन उसके पश्चात 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह कर दिया गया। जो 34वीं
नेटिव इन्फेंट्री के थे। और मंगल पांडे ने अपने जो है कि अपने अधिकारी को, जो उनके यहाँ अधिकारी था, अधिकारी कौन था? अधिकारी था एजुडेंट, उसका नाम था एजुडेंट। इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री 34वीं से मंगल पांडे थे, जो क्या कहते हैं कि बैरकपुर में थी, बैरकपुर में, और ये थी क्या कहते हैं कि बुरहानपुर में। तो जो सर्वप्रथम विद्रोह किया था वो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? ऑप्शन ए है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी गोविंद रनाडे, ऑप्शन सी कारसोनदास मलजी, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं, गोविंद रनाडे नहीं, कारसोनदास मलजी। इन्होंने जो है कि महिला मुक्ति की बात की थी, महिला मुक्ति की बात की थी। ये दादा भाई नौरोजी के समकालीन थे। दादा भाई नौरोजी के समकालीन भी थे। अठारह में जो है कि महाराज परिवाद मामले से इनका नाम जुड़ता है। 1862 में महाराज परिवाद से भी इनका नाम जुड़ता है। इनके बारे में कुछ ये जानकारियां हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इन्होंने विधवा विवाह का जोरदार समर्थन किया था। कारसोनदास जी ने विधवा विवाह का समर्थन बहुत जोर शोर से किया था। विधवा विवाह का समर्थन किया था। और इन्होंने इन्हीं सब कारणों को लेकर एक पत्रिका जो है कि निकाली थी, जिसका नाम था सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका थी। सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका थी। 1855 में निकाला था इन्होंने। 1855 में सत्य प्रकाश का संपादन किया था। 1855 में संपादन किया था। तो अब देखते हैं हम लोग कि ईश्वरचंद विद्यासागर, इन्होंने भी बैताल पंचविंशति, इनकी जो कुछ किताबें थी, बैताल पंचविंशति, और क्या कहते हैं कि बैताल पंचविंशति, तो ईश्वरचंद विद्यासागर, बैताल पंचविंशति, और बांग्ला भाषा का जो है, बांग्ला भाषा का प्रथम गद्य लिखा था इन्होंने। बांग्ला भाषा का प्रथम गद्य ईश्वरचंद विद्यासागर ने बैताल पंचविंशति बांग्ला भाषा का प्रथम गद्य
का प्रकाशन किया था। अब गोविंद रनाडे जी का, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। मालगुजारी कानून का विरोध किया था। मालगुजारी कानून का विरोध किया था। और इनको एक नाम से और जाना जाता है, इनको कहते हैं, गोविंद रनाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है। अब गोपाल हरि देशमुख जी को, इन्होंने जो है कि इनको लोक हितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी, इन्होंने हितेच्छु साप्ताहिक पत्रिका का पत्रिका का संपादन किया था। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही है, बाकी और सब चीजें बता दी मैंने। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण व्यवस्था से यानी दुष्ट प्रणाली से असहयोग करने को कहा। तो इसमें कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही हैं? तो ये सही है। ब्रितानियों के भारतीय प्रशासन तंत्र को दुष्ट बता कर गांधी ने लोगों के दिलों से कानून की आतंक का भय निकाल दिया। ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने लोगों से नागरिक और आपराधिक कानून तोड़ने को कहा। नागरिक और आपराधिक कानून तोड़ने को कहा, नहीं कहा, क्योंकि आपराधिक कानून अगर तोड़ना शुरू हो जाएगा तो बहुत सारी व्यवस्था जो है कि चौपट हो जाएगी, लोग आपस में ही लड़ने मरने लगेंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे। तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गांधी ने लोगों को निर्भय होकर जेल जाने को कहा, जिसे वे महाराजा का होटल हिज मैजेस्टीज होटल बताया करते थे। तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। तो प्रश्न कोट में है, कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सी का तीसरा, केवल ए बी डी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत आप देख लीजिए। असहयोग आंदोलन बता देते हैं। असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ और फैक्ट जान लीजिए। 1920 में जो है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये पास हुआ था। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन था, जो कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920 पास हुआ था। 1 अगस्त 1900 शुरुआत इसकी जान लीजिए। 1 अगस्त चेंज करना, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और ये
समाप्त कब हुआ था? समाप्त कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 1 अगस्त 1920 को शुरू, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से, चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने समाप्त करने का, इसको वापस लेने का निर्णय लिया था। तो वापस कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया था। तो इसके बारे में हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तिलक की तुलना सागर से व गोखले की तुलना गंगा नदी से की है? निम्नलिखित में से किसने तिलक की तुलना सागर से और गोखले की तुलना गंगा नदी से की है? तो एम के गांधी ने जो है कि तुलना की है। एम के गांधी जी ने तिलक को सागर से और गोखले की तुलना गंगा नदी से किए थे। और फिरोज शाह मेहता को इन्होंने फिरोज शाह मेहता की तुलना जो है हिमालय से किए थे। मेहता की तुलना हिमालय से किए थे। दादा भाई नौरोजी को तो आप जानते होंगे, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। वयोवृद्ध पुरुष। एनी बेसेंट जी ये महिला अधिकारों की समर्थक और समाज सेविका लेखिका, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, लेखिका थी। 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। 1917 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इनकी किताब का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे दादा भाई नौरोजी। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका, गांधी ने तुलना की थी। अब प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने माउंटबेटन योजना का विरोध 14/6/1947 को कांग्रेस कार्य समिति में किया था? 14/6/1947 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई थी, जिसमें माउंटबेटन योजना की जो भारत विभाजन
की जो योजना थी उसके संदर्भ में एक बैठक हुई थी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कह लो चाहे माउंटबेटन योजना। 14-15 जून 1947 को 14-15 जून 1947 को ये दिल्ली में बैठक हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे, जेबी कृपलानी जी थे। और गोविंद बल्लभ पंत जी माउंटबेटन योजना जो थी इसको स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किए थे। इसका जो प्रस्ताव था इसको गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे इन्होंने पेश किया, प्रस्ताव पेश किया था। नेहरू के साथ गांधी जी ने इसको स्वीकार कर लिया था। गांधी जी और नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे, मैंने ये जो है कि सही, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे इन्होंने इसको जो है कि इसका विरोध किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी विभाजन के पक्ष में वोट नहीं किए थे, इन्होंने इसका विरोध कर दिया था। तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9। भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना क्यों की गई थी? तो क्वेश्चन 9 ये है, ऑप्शन ए है अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायता व सलाह हेतु, थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन स्थापित करने के लिए, शोध प्रयोगशाला विकसित करने हेतु, उपग्रह संचार नेटवर्क विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा ये है, अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा इसका सही जवाब है, थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन स्थापित करने के लिए। इसकी जो है स्थापना जो हुई थी 21 नवंबर 1963 में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को हुई थी। इसका जो दूसरा नाम है, इसको विक्रम साराभाई के नाम से भी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। जो भारतीय राष्ट्रीय समिति एक थी जो है कि इसकी स्थापना साराभाई ने किया था, डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन स्थापित करने के लिए हुआ था। भारत का पहला उपग्रह, इसी में जान लीजिए, भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को 1975 को लॉन्च किया गया था। और
भारत का जो प्रथम संचार उपग्रह था, संचार उपग्रह था, वो एप्पल था, PLE, जो है कि इसका जो है कि एरियन 1 से इसको लॉन्च किया गया था, एरियन 1 से इसको लॉन्च किया गया था। उसको कॉस्मोस, आर्यभट्ट को कॉस्मोस 3M से लॉन्च किया गया था। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 1952 के द्वितीय संशोधन अधिनियम से संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 174। तो जो 1952 में द्वितीय संशोधन अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संशोधित किया गया था? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 81 को संशोधित किया गया था। इसमें जो संसद की सीटों का मतलब जो है कि वितरण और आबादी के अनुपात के हिसाब से होता है, उसके लिए जो है कि संशोधन किया गया था। संसद और राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेके अनुच्छेद 81 एक खा भी होता है, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा, ये सब सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। तो जो ऑप्शन ए है हमारा, ये सही जवाब है, अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसमें 4 आंदोलन दिए, चारों मुख्य आंदोलन है, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो मुंडा विद्रोह जो है हमारा 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व कर रहे थे। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व किए थे। यह जनजाति आंदोलन था। अब कोका विद्रोह देख लेते हैं। कोका विद्रोह जो था ये 1840 से 72 के बीच तक चला था। इसका जो प्रारूप था ये धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। धार्मिक आंदोलन था। ये जो सिख धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे भगत जवाहर मल थे। भगत जवाहर मल ने इसका नेतृत्व किया था। अब नील विद्रोह की तरफ आ जाते हैं हम लोग। नील विद्रोह जो था, नील विद्रोह देख लेते हैं इसको। ये कब शुरू हुआ था? सितंबर 1859 में शुरू हुआ था और 1860 तक चला था। 1860 तक चला था। ये इसका क्षेत्र क्या था? बंगाल का नादिया जिला था। बंगाल का नादिया जिला। और इसमें गांव भी था, गोविंदपुर गांव जिसको बोलते हैं, गोविंदपुर एग्जैक्ट लोकेशन गोविंदपुर थी, यहाँ से शुरू हुआ था। इसका जो नेतृत्व जो क्या कहते हैं करने का वो था, ये दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास जी ने इसका नेतृत्व किया था। अब एक आंदोलन और बचता है, फरायजी आंदोलन। इसका नेतृत्व जो है कि शरीयतुल्लाह ने किया था। शरीयतुल्लाह ने किया था। और दादू मियाँ करके, दादू मियाँ, इन दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। इसका जो उद्देश्य था, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक परिवर्तन के साथ साथ अंग्रेजों को बंगाल के बाहर और जमींदारों के अत्याचारों को खत्म करने के लिए था।
तो ये हो गया। ये शुरू कब हुआ था? 1838 से 1857 के बीच में ये चला था पराजी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो है कि सही जवाब है। नील विद्रोह जो है कि ऑप्शन सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ए जैक्सन को गोली मारने के लिए किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो किसे दिया गया था? अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जी को, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जैक्सन को गोली मारने के लिए मृत्युदंड दिया गया था। चापेकर बंधुओं ने जो है कि जो प्लेग कमिश्नर था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्लेग कमिश्नर, हत्या के जुर्म में इनको फांसी की सजा हुई थी। जुर्म में फांसी। वांची अय्यर जो थे, ये तिरुनेलवेली एक जगह है, तिरुनेलवेली, इसके जिला कलेक्टर को, उसका नाम था रॉबर्ट एस, की हत्या कर दिया था इन्होंने। जिला कलेक्टर क्या था? रॉबर्ट एस नाम था उसका, रॉबर्ट एस। जिला कलेक्टर। मदनलाल ढींगरा को तो आप जानते होंगे, करजन वाली की गोली मारकर, करजन वाली की गोली मारकर हत्या कर दिए थे। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे 1909 में इन्होंने जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था नासिक का, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये एक सेकंड, करजन वायली की जो हत्या हुई थी वो 1 जुलाई 1909 को हुई थी। मदनलाल ढींगरा, अभी चूंकि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था, मदनलाल ढींगरा। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल 1908। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ये कांड किया था। लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या जो हुई थी, ये हुई थी 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने। और अहमदाबाद बम कांड जो हुआ था, ये हुआ था 13 नवंबर 1909 को। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए पहले, तीसरा, उसके बाद जो है कि फिर दूसरा, फिर पहला
फिर चौथा। तो ऑप्शन ए हमारा जो है कि सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग के लेखक कौन हैं? द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अशोक कुमार दास, ऑप्शन बी पर्सी ब्राउन, ऑप्शन सी मोतीचंद, ऑप्शन डी कैथरीन असरर। तो ऑप्शन ए अशोक कुमार की जो पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है रज़्मनामा, द बुक ऑफ वार। पर्सी ब्राउन की जो पुस्तक है वो है इंडियन आर्किटेक्चर, द इस्लामिक पीरियड। मोतीचंद की जो किताब का नाम है द टेक्निक ऑफ मुगल, द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग मोती चंद ने लिखी है। कैथरीन असरर की जो बुक का नाम है दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स द मीनार, इनकी पुस्तक का नाम है कैथरीन असरर। तो टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग के लेखक है मोती चंद। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और लास्ट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से किसने तुंग मेंग हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तुंग मेंग हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए चांग पिंग लिन, ऑप्शन बी हुआन मिन, ऑप्शन सी सन यात सेन, ऑप्शन डी युआन सी काई। तुंग मेंग हुई जो था एक क्रांतिकारी संगठन यह एक क्रांतिकारी संगठन था। इसके जो दूसरे नाम थे, एक और नाम था चीनी यूनाइटेड लीग के नाम से भी जाना जाता था, चाहे चीनी गठबंधन, इनका जो उद्देश्य था राजशाही शासन को खत्म करना और चीनी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना इनका मकसद था। चीनी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना मकसद था। स्थापना जो हुई थी किसके द्वारा हुई थी? सन यात सेन के द्वारा 1905 में। इनके साथ एक लोग और थे जो जिनका नाम था सोंग जिया ओरेन, यहीं पर लिख लीजिए, सोंग जिया ओरेन, इनके साथ थे। और 1905 में जापान में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अब यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।